हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। और मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर अंकुर शर्मा। बच्चों, आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, हम लोगों ने नया सीरीज शुरू कर दिया है 9x चैंपियंस बैच। ठीक है ना भाई? तो ये जो आपका शुरू किया है हमने 9x चैंपियंस बैच, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 9th और 10th क्लास का, जो बच्चे 9th में हैं वो भी रेडी हो जाइए, और जो बच्चे 10th के हैं वो भी रेडी हो जाइए। ठीक है ना भाई? तो 9th और 10th के बच्चों के लिए उनके सीबीएसई करिकुलम का एक बहुत ही प्रीमियम कंटेंट लेकर आ रहे हैं बच्चों हम लोग, जो आपके फाउंडेशन पे भी वर्क करेगा। आपका स्कूल का जो फाउंडेशन है वो भी स्ट्रांग होगा, और आगे चल के अगर आप आईटी जेईई या नीट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो वो फाउंडेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और एक बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट के साथ बहुत ही बढ़िया टीम आपको मेंटोर करने वाली है। आप लोग जैसा कि देख ही रहे होंगे, तो पूरी टीम आपके साथ भाई 2 साल मिलकर काम करेगी। जो 9th के बच्चे हैं और 10th के बच्चे, आपके लिए हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया सी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो आपके बोर्ड एग्जाम पे एकदम लग के काम करेंगे, सभी बच्चों का बहुत शानदार रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है ना भाई? तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं भाई हमारा चैप्टर मोशन। तो मोशन चैप्टर बच्चों आप सभी के स्कूल में स्टार्ट हो भी गया होगा, लेकिन क्योंकि हम 9th क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, 8th के बाद एक मेजर चेंज आता है 9th क्लास में, आप सभी ने नोटिस किया होगा। 9th के जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के, वही टॉपिक्स बच्चों आपको 11th क्लास में भी देखने को मिलेंगे। वही टॉपिक्स कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं कुछ एक्स्ट्रा डेप्थ के साथ, है ना? तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमें भाई जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने के लिए एक बेसिक नॉलेज पहले से होना चाहिए। तो पहले हम कुछ उन चीज़ों की बात करेंगे जो हमको पता होनी चाहिए, उसके बाद फिर हम जो हमारा मोशन चैप्टर है उसके कंटेंट पे जाएंगे। ठीक है ना भाई? तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो यही है, मोशन चैप्टर की बात हम लोग करने वाले हैं, लेकिन हमारे टॉपिक का नाम है अभी बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी ही चाहिए। ठीक है ना भाई? तो यहां पे अगर मैं बात करूं सबसे पहले, कि यहां पे भाई फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे मेजरमेंट जब हम करते हैं तो हमें जो वैल्यूज मिलती हैं हम उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना भाई? तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करेंगे, यूनिट्स की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मेजरमेंट की बात करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। बच्चों, पूरे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज ही होती हैं हर जगह। जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं उस पूरे चैप्टर में जितने भी आपको टर्म्स मिलेंगे, सभी टर्म्स अपने आप में कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ही हमें डील करना है, फिजिकल क्वांटिटीज का ही हम मेजरमेंट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो भाई, डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड। ठीक है ना? तो मेजरमेंट करते बने हमसे, और उससे हम कोई भी फिनोमेना क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, तो वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी अ फिजिकल क्वांटिटी। और बहुत ही अगर भाई कम शब्दों में मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसमें हम अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, अ क्वांटिटी दैट कैन बी measured accurately and precisely, accurately and precisely। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसे आप एक्यूरेटली और प्रिसाइजली मेजर कर सकते हो, उस क्वांटिटी को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हो एग्जाम्पल में क्या लिखा है, लेंथ, मास, टाइम, फोर्स एटसेट्रा। तो बच्चों, जितनी भी क्वांटिटीज, मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि हम जब भी फिजिक्स की बात करेंगे हमें हर तरफ फिजिकल क्वांटिटीज ही मिलेंगी। ठीक है ना? तो अगर हम यहाँ पे बात करें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये कोई भी हम यहाँ पे पॉइंट उठा लें तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी हम देखेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी के अंडर ही आते हैं। ठीक है? लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं जिनको हम मेजरमेंट नहीं कर सकते।
तो जिनको मेजर हम नहीं कर सकते उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैन नॉट बी मेजर्ड वालों को नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ये सारे हमारे क्या होंगे, ये सारी वो चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे भाई छोटा सा एग्जाम्पल दिया है कि आप हैप्पीनेस और सॉरो एटसेट्रा, ठीक है ना। अरे भाई अगर कोई खुश है तो वो कैसे बताएगा कि वो कितना खुश है, ठीक है ना। उसकी कोई यूनिट नहीं है उसको मेजर करने की। अगर कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा उदास है, तो वो आपको नहीं बता सकता कि वो कितना उदास है। मतलब क्या वो ऐसे बताएगा कि भाई आज वो 10 किलो उदास है ना, या फिर वो ये बताएगा कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है तो उसको 50,000 न्यूटन की खुशी हो रही है ना। तो ये सारी चीज़ें मेजरमेंट में नहीं आ सकती, तो हम इन्हें बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है ना भाई। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो हैं जिन्हें मेजर किया जा सकता है। तो इसको आप लोग याद रखिए कि भाई फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। आप उसको मेजर कर सकते हो, और मेजर जब करोगे तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, एक यूनिट लगाओगे, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला लेंथ है 10 मीटर, ठीक है ना। तो यहां पे आपने एक यूनिट लगाई ना उसके साथ, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी जब आप मेजरमेंट करने निकलोगे तब आपको उसके लिए एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। एक स्टैंडर्ड यूनिट हम वहाँ पे उसके लिए डिफाइन करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि पर्टिकुलर चीज़ जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वो उस यूनिट के कंपैरिजन में कितने टाइम्स है, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं भाई कि आगे हमारे पास और क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी का अब देखेंगे हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, कि फिजिकल क्वांटिटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बच्चों कैसे रिप्रेजेंट की जाएगी, आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने यहाँ पे कैपिटल Q से डिनोट किया है, और यहाँ पे हमने उसको लिखा है NU, ठीक है। यहाँ पे देखते जाओ बोर्ड पे, तो Q इक्वल टू NU, जिसमें कि जो Q है, Q का मतलब तो हो गया फिजिकल क्वांटिटी, N हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, और U हो जाएगी आपकी यूनिट, जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट लेने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट की जाती है बच्चों, Q इक्वल टू NU से, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक जो चीज़ लिखी है कि NU कांस्टेंट होगा, तो N1 U1 बराबर N2 U2 बराबर कांस्टेंट, और यहाँ पे फिर क्या लिखा है कि N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, लार्जर द यूनिट स्मॉलर विल बी द मैग्नीट्यूड। तो इसका मैं एक बार आपको मतलब समझा देता हूँ। चलो पहले तो ये देखें Q इक्वल टू NU का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे भाई। अब अगर मैं बोलूँ कि मास इज 5 kg, मास इज 5 kg, तो बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे LHS में हमने Q की जगह जो फिजिकल क्वांटिटी है वहाँ पे मास लिया है, और वहाँ पे उसका हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन M किया था। अब यहाँ पे जो किलोग्राम है, किलोग्राम यहाँ पे वो यूनिट है जिसके टर्म्स में हम मास को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप मास को फिलहाल जो मैंने एग्जांपल लिया है वहाँ पे आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हो, आप किलोग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जो मास मेजर किया वो इस यूनिट का कितने टाइम्स निकला, मतलब ये है कि आपको तो 1 kg मास पता है कि 1 kg मास क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि ये 1 kg मास है, तो आप जो मास मेजर करने वाले हो वो इसके कितने टाइम्स है, वो उसका कितने टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कितने टाइम्स निकल के आया बच्चों, वो यहाँ पे निकल के आया 5 टाइम्स, ठीक है। मतलब ये जो आपको मास दिख रहा है वो यहाँ पे इसका कितना है, वो यहाँ पे इसका 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स 1 kg अगर मैं कर दूं तो मुझको यही वाला मास मिल जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से बच्चों हमको ये समझना है कि सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए यूनिट। आप जो क्वांटिटी मेजर करने जा रहे हो उसका हमें क्या पता होना चाहिए कि उसका यूनिट क्या डिसाइड करें, क्योंकि जो यूनिट होती है, हम यूनिट का मल्टीपल डिसाइड करते हैं कि उस यूनिट का कितने मल्टीपल टाइम्स वो गिवन क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स का मतलब क्या हुआ, अब वो ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलता कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ 0.01 मीटर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई 1/100 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 1 मीटर की लेंथ पहले से पता है कि 1 मीटर लेंथ कितनी होती है, तो 1 मीटर से अगर कंपैरिजन करें तो जो गिवन लेंथ है जो हमने मेजर करी है वो 1 मीटर का 100th पार्ट है, ठीक है ना। 100th पार्ट ऑफ 1 मीटर
इज 0.01 मीटर। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ रही है। और एक दो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे भाई। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, मतलब अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री सेल्सियस अमाउंट का जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो जो गिवन टेम्परेचर है वो उसका 50 टाइम्स है। 50 टाइम्स ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस मेक्स 50 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, व्हाट डज इट मीन? दैट्स 100 टाइम्स ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना। तो आपको यूनिट के बारे में अगर नॉलेज है तो यूनिट का कितने टाइम्स आप करोगे वही मेजरमेंट कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये समझा कि फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हमें डील करना है ना। एक बार फिर से अपना सीक्वेंस बना लो भाई। फिजिक्स में हमेशा आपको क्या मिलेंगी? फिजिकल क्वांटिटीज मिलेंगी। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? जिनको आप मेजर कर सकते हो। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? Q इक्वल टू एन यू। ठीक है ना। तो यहाँ पे U हमेशा हमको डिफाइन करना होगा कि उस क्वांटिटी के लिए यूनिट क्या है, फिर उस यूनिट के नंबर ऑफ टाइम्स के टर्म्स में हम लोग क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे क्वांटिटीज को। तो ये भाई फिजिकल क्वांटिटीज का ये था आपका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब बात एक आखिरी में आई, हम लोगों ने देखा था पिछली स्लाइड में, वहां पे लिखा था n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u। ये इसका क्या मतलब है ना। इसमें ये बोला गया था ना, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जितना ज़्यादा भाई, अगर स्मॉलर द यूनिट लार्जर विल बी द मैग्नीट्यूड, या फिर बोलूँ कि स्मॉलर इज द मैग्नीट्यूड लार्जर विल बी द यूनिट। मतलब फॉर अ गिवन क्वांटिटी आप इसको ऐसे समझो। अगर मैंने बोला कि फिर से मास का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मैंने बोला मास यहाँ पे है 5 kg, तो ये मैंने किलोग्राम में एक्सप्रेस किया है। अब मैं अगर इसकी यूनिट चेंज कर दूं तो यही क्या हो जाएगा? 5000 ग्राम भी तो हो जाएगा ना। तो आपको एक बात समझ में आई कि 5 kg किसके बराबर है? 5 kg बराबर है 5000 ग्राम के बराबर है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो 5 है वो N1 है, kg यहाँ पे U1 है, 5000 यहाँ पे N2 है और ग्राम यहाँ पे U2 है, तो आपको ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बच्चों मिल जाएगा N1U1 बराबर N2U2। ठीक है ना। तो फॉर अ गिवन मेजरमेंट NU की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। ठीक है ना। तो हमें क्या दिखेगा यहाँ पे? NU बराबर कांस्टेंट, तो N1U1 बराबर N2U2। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो भाई कि अगर यहाँ पे NU कांस्टेंट है, अब यहाँ पे चलो कंपेयर करो, खुद से कंपेयर करो। अब यहाँ पे यूनिट बड़ी है kg, तो मैग्नीट्यूड छोटा, लेकिन यहाँ पे यूनिट छोटी हो गई ग्राम, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड बड़ा हो गया। मैग्नीट्यूड अब कितना हो गया? 5000 हो गया। ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि n और u का आपस में इनवर्स रिलेशन आ रहा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं n इज प्रोपोर्शनल टू 1/u, और यू कैन डायरेक्टली से n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। ठीक है ना। फॉर अ गिवन मेजरमेंट अगर आप बड़ी से छोटी यूनिट में जाओगे तो यूनिट छोटी होगी तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, या छोटी से बड़ी यूनिट में जाओगे अगर तो क्या होगा भाई? अगर आप यूनिट को बड़ा करोगे तो मैग्नीट्यूड वहाँ पे छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो भाई बहुत बेसिक्स बातें हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं समझते हुए। चलो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने जो क्वांटिटीज़ का जब हम मेजरमेंट करेंगे, है ना, सबसे पहले जो क्वांटिटीज़ ऑब्जर्व की गई, जो हमेशा हर जगह हमको देखने को मिली, तो लोगों ने डिसाइड किया कि यार कुछ क्वांटिटीज़ तो ऐसी हैं कि वो एकदम इंडिपेंडेंट हैं, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज़ को ही क्या बोला गया बच्चों? ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला गया फंडामेंटल क्वांटिटीज़। कौन सी क्वांटिटीज़? फंडामेंटल क्वांटिटीज़, क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट of all other quantities and do not require the help of any other quantity for their definition। ठीक है। तो इनका एक और नाम है एब्सोल्यूट क्वांटिटीज, और एक और नाम है इनका बेस क्वांटिटीज। ठीक है। तो इसका बच्चा ध्यान रखना है, ये तीनों नाम एक ही है, फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बेस क्वांटिटी। और एक और नाम से इसको जाना जाएगा एब्सोल्यूट क्वांटिटी। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों एक ही चीज़ है, फंडामेंटल, एब्सोल्यूट और यहाँ पे बेस। ठीक है। तो इनका मतलब समझ में आया? मतलब ये कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। आई बात समझ? अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया जाएगा? इसका एग्जाम्पल दिया जाएगा जैसे मास लेंथ टाइम। जैसे अगर मैं बात करूँ तो मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम।
ठीक है ना, सिंपल सी बात करें तो भाई MLT, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो MLT, ठीक है ना, मास लेंथ एंड टाइम, ये फंडामेंटल यूनिट्स की कैटेगरी में आएगा। ये आई बात समझ? आगे हम देखेंगे और भी कुछ यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड की गई ऐसा ही सिस्टम में बाद में चल के। लेकिन सबसे पहले रिकॉग्नाइज किन को किया गया? सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया मास, लेंथ और टाइम को, कि यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, बाकी सारी क्वांटिटीज़ इनसे मिलके बन सकती हैं। ठीक है, तो जो क्वांटिटीज़ किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के रिपीटिशन से बने या कॉम्बिनेशन से बने, बात समझ रहे हो, रिपीटिशन से बने या फिर कॉम्बिनेशन से बने, तब हम उसको क्या बोलेंगे? तब उस क्वांटिटी का बच्चों हम नाम देंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना, तो दो टाइप की क्वांटिटी हमको मिलेंगी, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल वो जो किसी पे भी डिपेंड ना करें, और डिराइव्ड वो जो डिपेंडेंट ही हैं, जो बनी ही कॉम्बिनेशन से है, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी के रिपीटिशन से बनी है या फिर मोर देन वन फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशंस जो भी उनका हुआ है उस तरीके से बनी है। उसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी डिराइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ डिफरेंट पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाई मास, लेंथ एंड टाइम, इनको हमने क्या बोल दिया? दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। फिर बाकी जो उनके टर्म्स में एक्सप्रेस होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं इनका एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। तो अगर मैं बोलूँ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के एग्जाम्पल, तो एकदम क्लियर हो जाएगा भाई सभी को। व्हेन आई से डिराइव्ड क्वांटिटीज़, तो सबसे पहले डिराइव्ड क्वांटिटी सबसे आसान वाला लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज करो एरिया, है ना, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? जैसे अगर मैं बात करूँ एरिया क्या होता है, तो दिमाग में आपके बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे अगर बोले एरिया ऑफ अ स्क्वायर, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? साइड इंटू साइड, दैट विल बी ए स्क्वायर। अगर मैं बोलता एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप बोलते सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो भी क्या हो जाता? वो एल इंटू बी हो जाता, है ना। अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना देता, तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पे कि एरिया क्या हो जाता? एरिया हो जाता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। आई ना बात समझ? ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ जो नोटिस करनी चाहिए कि यहाँ पे जो लेंथ वाला डायमेंशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात, लेंथ वाला जो डायमेंशन है, लेंथ वाले डायमेंशन का यहाँ पे रेपिटिशन हुआ है। ठीक है ना, कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं हुई है, लेकिन एक ही क्वांटिटी यूज हुई है। वो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है? यहाँ पे लेंथ, और लेंथ का ही यहाँ पे रिपीटिशन हुआ है, आपस में ही मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड, या फिर यहाँ पे हम देखें यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे भी रेडियस क्या है? रेडियस भी लेंथ है ना, तो यहाँ पे उसका क्या हुआ? स्क्वायर हो गया, मतलब उसका रिपीटिशन हो गया, आप कह लो मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया की जो यूनिट बनेगी, एरिया की यूनिट क्या मिलेगी हमको? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट क्या मिलेगी? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर मतलब कैसे बनाइए? मीटर इंटू मीटर। आई ना बात समझ? मीटर इंटू मीटर करके बना। तो भाई यहाँ पे इसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में रख देंगे। सिमिलरली अब तुम लोग समझ गए हो। अब जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तुम्हें याद है वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर क्यूब। मीटर का ही 3 बार रिपीटिशन हो गया, तो ये मीटर क्यूब का मतलब क्या है? मीटर क्यूब मतलब, अब जैसे वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम आप क्या बोलोगे? एल इंटू बी इंटू एच। क्यूब की वॉल्यूम क्या बोलोगे आप? ए क्यूब। ठीक है ना, तो लेंथ वाले डायमेंशन का वहां पे रिपीटिशन हो गया 3 बार, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है वहां पे। ठीक है, तो मीटर क्यूब हो गया। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो डेंसिटी अगर ले लें हम, तो भाई डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी जैसे मैंने बोला मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम के लिए आप क्या कर लोगे? तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या हो गया? यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन भी हुआ, जिसमें से कि जो लेंथ वाला डायमेंशन था उसका तो रिपीटिशन भी हो गया। ठीक है ना, और यहाँ पे अगर मैं क्वांटिटी ले लूँ भाई, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे स्पीड, तो जैसे ही मैंने बोला स्पीड, तो यहाँ पे हमें पता है स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लेंथ और टाइम का कॉम्बिनेशन देखने को मिला। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्सेलरेशन, तो जैसे ही बोला एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे इसकी यूनिट याद आई? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लेंथ और टाइम का फिर से कॉम्बिनेशन देखने को मिला। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला याद है? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू एम ए, मतलब किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे भाई मास, लेंथ, टाइम तीनों का ही कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है ना, इस बात को समझना जरूरी है भाई कि मास, लेंथ, टाइम तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया।
तो ये हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। जब जब फंडामेंटल क्वांटिटी रहेगी तो एक सिंगल क्वांटिटी रहेगी, लेकिन जब जब डिराइव्ड क्वांटिटी होगी तो उसमें एक सिंगल फंडामेंटल क्वांटिटी का या तो रिपीटिशन मिलेगा या मल्टीपल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का कॉम्बिनेशन मिलेगा। इस बात को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ें। अब यहाँ पे भाई सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा कि हमको यूनिट एक्सप्रेस तो करनी है, लेकिन ये यूनिट्स हम कब लें, कौन सी लें, ठीक है ना। तो भाई टाइम के साथ साथ ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंप्रूव हुए, लेकिन कुछ यूनिट्स हमको पता होनी चाहिए। अब जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, हमने लिखा है यहाँ पे CGS सिस्टम, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम, SI सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए यूज़ की जाने वाली यूनिट्स के बारे में बताते हैं कि उनको आप किस तरीके से मेजरमेंट करने वाले, ठीक है। मतलब किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को किस यूनिट में एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं लेकिन यहाँ पे बात करूँगा हमारे MKS सिस्टम की। सो व्हेन आई से MKS सिस्टम, ठीक है ना। तो MKS सिस्टम में भाई M कौन है, M यहाँ पे है मास, MKS सिस्टम, ठीक है ना भाई। तो फिर से एक बार लिखें इसको, MKS। सो व्हेन आई से MKS, तो MKS यहाँ पे मीटर, M फॉर मीटर यहाँ पे, K का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, है ना। और किलोग्राम के बाद यहाँ पे S का मतलब क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, तो यहाँ पे फिर से वही बात होगी ना, लेंथ मास टाइम। तो यहाँ पे MKS उसको थोड़ा अच्छा KMS बोल सकते थे, वो किलोमीटर्स में कंफ्यूज हो जाते, तो उन्होंने उसको MKS कर दिया। तो मीटर किलोग्राम सेकंड, आई ना बात समझ में। तो यहाँ पे MKS सिस्टम में लेंथ हमेशा किस में एक्सप्रेस की जाएगी, लेंथ विल बी एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स। किलोग्राम किसके लिए भाई, ऑब्वियसली मास के लिए। तो मास के लिए जो यूनिट यूज की जाएगी दैट विल बी किलोग्राम, और सेकंड दैट इज फॉर टाइम। आई बात समझ। तो व्हेन वी से MKS सिस्टम, तो MKS सिस्टम का मतलब क्या होता है कि लेंथ मीटर में मेजर की जाए या एक्सप्रेस की जाए, मास किलोग्राम में एक्सप्रेस किया जाए या मेजर किया जाए, और जो टाइम है वो सेकेंड्स में मेजर और एक्सप्रेस किया जाए, ठीक है भाई। आई बात समझ में। ये था हमारा MKS सिस्टम। सिमिलरली वी हैव CGS सिस्टम। सो व्हेन वी से CGS सिस्टम, तो यहाँ पे CGS, फिर से वही बात, C का मतलब यहाँ पे है सेंटीमीटर। C का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चों, सेंटीमीटर। अगेन सेंटीमीटर इज फॉर लेंथ। तो आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, MKS सिस्टम तो स्टैंडर्ड यूनिट के साथ डील कर रहा है, लेकिन CGS सिस्टम जो है वो स्मॉलर यूनिट्स के साथ डील कर रहा है। अगर आप छोटी क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट कर रहे हो, छोटी क्वांटिटीज़ के मेजरमेंट को एक्सप्रेस करना है, देन ऐसा बोला गया कि आप उसको CGS में एक्सप्रेस करो, तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। G फॉर यहाँ पे बच्चों हो जाएगा ग्राम, और ग्राम किसके लिए, यहाँ पे ग्राम है मास के लिए, और S यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड, और सेकंड किसके लिए है, सेकंड है टाइम के लिए, ठीक है ना, सेकंड है टाइम के लिए, ठीक है भाई। तो याद हो गया MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। सिमिलरली वी हैव अ CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, ठीक है। लेंथ विल बी एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम्स एंड टाइम इन सेकंड्स। एंड देन वी हैव FPS सिस्टम। फिर उसके बाद है हमारे पास FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में जो F है, फुट। अब यहाँ पे लेंथ को किस में एक्सप्रेस करेंगे भाई, फुट में, या फिर आप कह सकते हो फीट में। तो लेंथ के लिए यहाँ पे फुट है या फीट है। एंड देन P मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाउंड। तो पाउंड सिस्टम, तो मतलब ये मास के लिए है ना, यहाँ पे करेंसी वाली बात नहीं हो रही भाई, ठीक है ना, यहाँ पे मास की बात हो रही है। तो मास को यहाँ पे पाउंड में एक्सप्रेस करेंगे। देन वी हैव अगेन S सेकंड, और सेकंड किसके लिए है, सेकंड है टाइम के लिए। तो तीनों ही सिस्टम में एक चीज़ आप लोगों को कॉमन मिली होगी कि चाहे बड़ी यूनिट्स का मेजरमेंट हो चाहे छोटी यूनिट्स का, टाइम के लिए कोई ऑल्टरनेटिव और नहीं रखा गया है। टाइम के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है सेकंड ही रहेगी, ठीक है ना। M के आखिरी में क्या आया, S। CG आखिरी में क्या आया, S। FP इसमें भी आखिरी में क्या आया, S। तो टाइम के लिए सेकंड रहेगा। मास और लेंथ में हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है, ठीक है ना भाई। तो ये हमको सिस्टम आया समझ में। देन वी हैव स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, SI सिस्टम, जिसका नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले बच्चों MKS और CGS ये ज़्यादा पॉपुलर थे, ये चल रहा था, FPS भी यूज़ हो रहा था। लेकिन फिर सब ने मिलकर भाई कॉमन मीटिंग हुई,
फिर उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जिसमें कुछ और यूनिट्स को भी फंडामेंटल यूनिट्स की कैटेगरी में ऐड किया गया। अभी तक क्या था, अभी तक MKS, CGS, FPS अगर हम इनकी बात करें तो इसमें हमें हमेशा मिलता था, इसमें क्या मिलता था हम लोगों को कि 3 ही फंडामेंटल यूनिट है, लेकिन 4 यूनिट्स को और ऐड किया गया, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर उसको क्या बताया गया, इसके बाद उसको बोला गया कि ये है हमारी SI सिस्टम। तो SI सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे, है ना। लेकिन सबसे पहले बच्चों, ये जो टेबल दिख रहा है आपको SI सिस्टम का, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे सब लोग जल्दी से भाई, ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पे बात करें कि भाई ये 7 यूनिट हो गई अब तो यहाँ पे, तो 7 यूनिट कौन कौन सी हैं, है ना, उनके सिंबल क्या हैं और उनकी यूनिट्स का नाम क्या है, ये हमको अच्छे से याद होना चाहिए, मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारी वही क्वांटिटी भाई, मास, लेंथ, टाइम, ये तो हमारे पास रहेगा ही। तो यहाँ पे सिंबल नहीं, यहाँ पे आएगा भैया लेंथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेंथ। तो लेंथ की जो यूनिट है भाई, लेंथ की यूनिट क्या है, लेंथ की यूनिट रहेगी मीटर और उसका सिंबल रहेगा स्मॉल m। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको यहाँ पे जो इनकी यूनिट्स के जो सिंबल दिख रहे हैं बच्चों, इन सिंबल्स के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, स्टैंडर्ड सिस्टम है, इसमें ये सिंबल भी डिसाइड किए गए, ठीक है। तो किसी अल्फ़ाबेट को अगर स्मॉल लेटर्स में लिखा है तो आपको उसको स्मॉल ही लिखना है, अगर कैप्स में लिखा है कैपिटल लेटर में तो आपको कैपिटल ही लिखना है। देन वी हैव मास, तो मास के लिए अगेन वी हैव किलोग्राम, और किलोग्राम को आप क्या करोगे एक्सप्रेस, स्मॉल के, स्मॉल जी, आप कैपिटल के साथ भी कर सकते हो, उतना छूट दी हुई है, ठीक है ना। लेकिन टाइम के लिए क्या है, टाइम के लिए हमारे पास है सेकंड, और सेकंड के लिए क्या बनाएंगे, स्मॉल s। देन वी हैव इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को भी क्या माना गया भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी माना गया, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट में उसको रख दिया गया कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो एम्पियर अब यहाँ पे क्या बन गई, फंडामेंटल यूनिट बन गई। तो एम्पियर का जो सिंबल होगा वो होगा कैपिटल A। देन वी हैव टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जो है वो उसकी यूनिट क्या बनाई गई भाई, केल्विन, तो यूनिट का नाम है केल्विन और सिंबल क्या रहेगा उसका, कैपिटल K। देन वी हैव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब मतलब इसको यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सपोज नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने हैं एक पर्टिकुलर मास में, तो उसको आप इजीली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, यू कैन टेल नंबर ऑफ मोल्स इन अ गिवन सब्सटेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक यूनिट बनाई गई कि मोल, है ना। आप केमिस्ट्री में इसके बारे में पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस नंबर के बारे में पढ़ेंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएंगी। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए जो यूनिट बनाई गई उसको बोला गया मोल, MOLE। लेकिन जब आप इसकी यूनिट लिखोगे तब आप E हटा दोगे वहाँ से, तो सिर्फ क्या लिखोगे आप, MOL। देन वी हैव ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, तो ये जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है भाई, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर रहे हैं, है ना। तो लाइट की इंटेंसिटी को किस में मेजर किया जाता है, कैंडेला में, और कैंडेला का जो सिंबल है वो है बच्चों CD, ठीक है। तो आप यहाँ पे गिन लीजिए, ये जो 7 यूनिट है, इन 7 यूनिट को क्या बोला गया अब, कि अब ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। SI सिस्टम ने MKS सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया, 3 थी पहले फंडामेंटल यूनिट, उसमें 4 और ऐड कर दी, ठीक है ना। तो अब ये भी फंडामेंटल यूनिट है। अब हमको बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट्स ऐसी भी मिलेंगी जिसमें इन अगले 4 का भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ठीक है ना। फिलहाल हमें जो हमारा मोशन चैप्टर है, मोशन चैप्टर में तो हमें ये जो हमारा सिस्टम था MKS वाला, मास, लेंथ, टाइम, इसमें ही पूरा काम हो जाना है ना। ये तो मैं आगे तक का आपको बता रहा हूँ। तो ये 7 क्वांटिटीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए भाई, ओके। देन अब यहाँ पे 7 यूनिट बनाने के बाद भी ऐसा फील हुआ कि यार अभी भी कुछ छूट रहा है ना। मैथ्स वालों ने बोला कि भैया हमारे पास भी यार कुछ यूनिट्स होती है जिसको हम मेजर करते हैं, तो उनसे पूछा गया भाई आपके पास क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम एंगल तो मेजर करते हैं ना, तो एंगल को जब आप मेजरमेंट कर रहे हो तो एंगल को भी एक क्वांटिटी माना जाए, ठीक है ना। क्योंकि आप क्या करते हो, मैथ्स में आपने देखा होगा, आपने तो बहुत कंस्ट्रक्शन भी कर लिया होगा अभी तक, काफ़ी सारे जो चैप्टर्स हैं उसमें कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, तो आप एंगल्स ड्रॉ करते हो, तो एंगल को आप प्लेन एंगल बनाते हो मोस्टली बच्चों, आप लोगों ने अपनी कॉपी में बनाए होंगे पहले भी मैथ्स में, तो आप उसको डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हो, ठीक है ना। तो मैथ्स वालों ने भाई ये सवाल उठाया कि भाई इनको भी तो कंसिडर किया जाए, तो फंडामेंटल यूनिट्स में तो इन्हें कंसिडर नहीं किया गया, लेकिन एंगल को सप्लीमेंट्री यूनिट के तौर पे एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप की यूनिट आई भाई, एक हमारे पास अभी फंडामेंटल यूनिट्स भी थी, तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारे पास कितनी हो गई, फंडामेंटल यूनिट्स है हमारे पास 7, ठीक है ना। फिर हमारे पास दूसरा कौन सी यूनिट आई, सप्लीमेंट्री यूनिट्स,
तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हो जाएंगी? सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमारे पास 2 यूनिट्स हो जाएंगी, ठीक है ना। और ये 2 यूनिट्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, एंगल को ही ले लिया हमने, तो एक हमारे पास है प्लेन एंगल, और एक हमारे पास हो जाएगा बच्चों सॉलिड एंगल, एक हमारे पास हो जाएगा सॉलिड एंगल, है ना। तो 2 टाइप की हमको यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूनिट मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। सो व्हेन आई से एंगल, तो एंगल का इन जनरल हम जो सिंबल बनाते हैं वो बनाते हैं बच्चों थीटा, ठीक है ना। तो एंगल में मैंने बोला भाई सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन एंगल की। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का मतलब क्या होता है भाई? जो ऐसा प्लेन में बन पाए, है ना। तो यहाँ पे 2 लाइन के बीच में आप देख रहे हो यहाँ पे एंगल बना थीटा, ठीक है। ये 2 रेज बना दी मैंने, उसके बीच में एंगल क्या मिल गया मुझे? थीटा। तो दिस थीटा इज अ प्लेन एंगल। और यहाँ पे इसकी जो यूनिट होगी, वो क्या होगी? वो होगी रेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट होगी रेडियन। ऐसा यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो कौन है? रेडियन। तो इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी हम प्लेन एंगल हमको मेजरमेंट करने को दिया जाएगा, स्पेशली जब हम बात करेंगे भाई फिजिक्स में, तो फिजिक्स में हमारे पास जो जब भी प्लेन एंगल की बात होगी तो प्लेन एंगल किस में होगा? प्लेन एंगल अपन रेडियन में मेजर करने वाले हैं भाई, है ना। मैथ्स में तो आप हमेशा डिग्रीज में मेजर करोगे। अदर यूनिट लिख देता हूँ कि जो अदर पॉपुलर यूनिट है, अदर पॉपुलर यूनिट कौन सी है भाई? अदर पॉपुलर यूनिट है यहाँ पे डिग्रीज। अदर पॉपुलर यूनिट कौन है यहाँ पे? डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इसको याद करो भाई तुम लोग, जैसे इसको बोला तुमने 60 डिग्री, क्या बोला तुमने इसको? 60 डिग्री। तो आपने यहाँ पे डिग्रीज में मेंशन किया है। डिग्रीज वाला फंडा मैं आपको याद दिलाऊं मैथ्स में, आपने क्या किया है? आपने इस वाले, ये जो आपके पूरा एक जो एंगल स्वाइप हुआ है ना, जैसे 2 लाइन यहाँ पे होती है इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे ये जो एंगल स्वाइप हुआ कंप्लीट ऐसा, तो आपने इसको क्या बोला था? आपने इसको 180 डिग्री बोला था कि 180 डिग्री है। तो इसको पूरे को 180 डिग्री बोलने के बाद इसका मतलब क्या हुआ? आपने ये जो एंगल स्वाइप हुआ इसको इक्वल 180 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है ना। लेकिन स्टैंडर्ड सिस्टम किसको माना गया भाई? स्टैंडर्ड सिस्टम माना गया रेडियन को। किसको माना गया? रेडियन को, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक कन्वर्जन छोटा सा याद रखेंगे कि ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री किसके बराबर होता है बच्चों? 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन के, ठीक है। 180 डिग्री किसके बराबर होता है भाई? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अगर पूछा जाए कि भाई 1 रेडियन कितना है, तो 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली 53.2 डिग्री। 53.2 डिग्री का 1 रेडियन होगा। तो यहाँ पे पाई रेडियन, पाई का मीनिंग आप लोगों को बच्चों पता है, पाई इज 3.14, फिर डॉट 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 डॉट, बहुत लंबा वो तो चलता जाता है ना। तो मतलब 3 रेडियन तो पूरे आए, फिर उसके बाद वो 0.14 रेडियन भी हमारा आया, तब जाके क्या बना ये पूरा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इज पाई रेडियन। इसका मतलब अगर हम पूरा एक चक्कर घूम जाएं, 360 डिग्री की बात करें, तो 360 डिग्री का मतलब क्या होगा? 360 डिग्री का मतलब होगा बच्चों 2 पाई रेडियन, ठीक है। 360 डिग्री विल बी 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आप इसको याद रखेंगे, ये जो कन्वर्जन होता है एंगल्स के, ये आपके बड़े काम आएंगे। 180 डिग्री इज पाई रेडियन एंड 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। तो इसके बेसिस पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन बना सकते हो। आप यहाँ पे कन्वर्जन कर सकते हो रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में, ठीक है ना। तो मुझको अपनी कॉपी में ज़रा नोट करके बताओ, मतलब सॉल्व करो थोड़ा सा, और ये बताओ 1 रेडियन कितने डिग्री होगा और 1 डिग्री कितने रेडियन होगा, ठीक है। हाँ भाई आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से सॉल्व करके बताएंगे भाई। हाँ भाई, तो किया इसको कन्वर्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे ये यूनिटरी मेथड भी बच्चों कहलाता है, जो हमको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये रिलेशन पता है, इफ़ यू नो दिस, कि 180 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई रेडियन के बराबर होता है। तो 180 डिग्री अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री कितने रेडियन होगा? यहाँ पे आप उसे कन्वर्ट करिए, इसको मैं आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ। तो 180 डिग्री को मैंने क्या लिखा? पाई रेडियन। तो बच्चों 1 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 डिग्री हो जाएगा पाई अपॉन 180 टाइम्स रेडियन, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई ये नोट कर लो, है ना। ये हमने क्या किया? ये हमने 1 डिग्री को कन्वर्ट किया किस में? रेडियन में। तो पाई अपॉन 180 टाइम्स ऑफ 1 रेडियन, ऐसा,
ठीक है, तो वो क्या बनेगा, 1 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मुझे चाहिए होगा एनीथिंग, अगर सपोज मुझे चाहिए 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मतलब क्या हुआ, फिर से वही बात, Q इक्वल टू एन यू, 1 डिग्री का 30 टाइम्स कर लेंगे हम लोग। तो 1 डिग्री का 30 टाइम्स किया, मतलब यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन, तो कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी पाई बाय 6 रेडियन, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में कभी दिया जाए कि इफ़ द एंगल इज पाई बाय 6 रेडियन, तो अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप फटाफट उसको भाई डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो कि भाई ये तो रेडियन में दिया हुआ है, इसीलिए पाई के टर्म्स में दिया हुआ है। ठीक है ना, आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखोगे, जब भी क्वेश्चन आएगा आपको अगर एंगल रेडियन में दिया हुआ है तो बच्चों वो पाई के टर्म्स में दिया रहेगा। ठीक है ना, तो पाई बाय 2, पाई बाय 6, पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, है ना, इस तरीके से वो हमें एंगल वहाँ पे दिया रहेगा। तो कुछ एंगल्स आप लोग कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली रेडियन से डिग्री में भी हम कन्वर्ट कर सकते थे, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा हो गया डिग्री से रेडियन। लेकिन अगर मैं बोलूँ उसका इसी का रिवर्स लिख देता हूँ, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 अपॉन पाई टाइम्स डिग्री। ठीक है ना, 180 अपॉन पाई टाइम्स डिग्री, तो इसको भाई याद रखेंगे। तो 1 रेडियन इतना होता है ना, और यहाँ पे 1 डिग्री इतना रेडियन होता है ये। ठीक है भाई, तो इन दोनों को नोट करिए, इन दोनों को अच्छे से याद रखिए। तो 1 रेडियन कौन है, 1 रेडियन हो गया आपका 180 अपॉन पाई डिग्री, और 1 डिग्री कौन हो गया, 1 डिग्री हो गया आपका पाई बाय 180 टाइम्स रेडियन। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ करने के लिए, क्वेश्चंस को देखेंगे ज़रा। अगर मैं बोलूं कि भाई बताइए कि 120 डिग्री कितने रेडियन है ना, 120 डिग्री कितने रेडियन है, तो आप क्या करेंगे भाई, आप सबसे पहले लिखेंगे कि भाई हमें क्या पता है। मैं तो कह रहा हूँ कि आप चलो भूल ही गए कि आपको कन्वर्जन का फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो भी आपको 180 डिग्री वाला स्टेटमेंट हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये भी याद आ गया तो उससे सारा काम हो जाएगा भाई। तो 180 डिग्री आपने क्या लिखा, पाई रेडियन, अच्छी बात। तो 1 डिग्री कितना हुआ, 1 डिग्री हुआ पाई बाय 180 रेडियन। तो अगर मैं बात करूं 120 डिग्री की, तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा भाई, 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180 रेडियन। इसको तो सॉल्व कर लोगे ना भाई, है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 काट दो। अब देखो यहाँ पे किससे जा रहा है ये आपका 6 से चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई बाय 3 रेडियन। आई ना बात समझ। ठीक है, तो आपने किसको किया, 120 डिग्री को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता, एक अगला क्वेश्चन दो, अगर मैं आपको बोलूँ कि पाई बाय 4 रेडियन कितने डिग्री है ना, तब आपका सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। फिर से वही बात, आपको ये स्टेटमेंट बच्चों यहाँ पे याद होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। ठीक है ना, तो स्टार्टिंग आप कैसे करोगे, स्टार्टिंग आप करोगे पाई रेडियन, तो पाई रेडियन कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो 1 रेडियन कितना हो गया, 1 रेडियन हो गया 180 अपॉन पाई डिग्री। अब यहाँ पे अगर आपको बोला गया पाई बाय 4, देयरफॉर पाई बाय 4 रेडियन, तो पाई बाय 4 रेडियन कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन विल बी, पाई बाय 4 को मल्टीप्लाई करो, तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 180 अपॉन पाई। ठीक है, तो भाई पाई से पाई कट गया और क्या बचा यहाँ पे, 180 बाय 4 बचा। तो पाई से पाई काटो, अब यहाँ पे 180 बाय 4 करो। ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ मुझे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 45 डिग्री। ठीक है ना भाई, तो पाई बाय 2 इज 90 डिग्री, पाई बाय 4 इज 45 डिग्री। तो इसको आप याद रखेंगे। इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस खुद से भी बना सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको करना आना चाहिए। चलो भाई, देन ये जो हमारा सिस्टम्स था फंडामेंटल यूनिट का, फंडामेंटल यूनिट्स हमने देख ली, 7 प्रकार के हमारे पास फंडामेंटल यूनिट हैं। और उसके भी अलावा हम क्या बोले कि भाई यहाँ पे हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी आ गई, है ना। एक हमारे पास क्या आई थी, एक हमारे पास आई थी प्लेन एंगल, एक दूसरा हमारे पास क्या आने वाला है बच्चों, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की और यहाँ पे बात करें तो व्हेन आई से सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल भी उसका जो सिंबल है वो थीटा ही है। लेकिन ये सॉलिड एंगल क्या है, सॉलिड एंगल बच्चों 3D एंगल है। ठीक है, सॉलिड एंगल कौन सा एंगल है, सॉलिड एंगल है 3D एंगल।
जैसे यहाँ पे जो एंगल ऑफ एपेक्स आपको जो दिख रहा है कोन में, है ना, तो कोन अगर आपने बनाया हुआ है, यहाँ पे टिप में जो एंगल है वो 3 डायमेंशनल एंगल है, वो प्लेनर एंगल नहीं है, ठीक है ना। तो जब भी हमारे पास 3D एंगल होगा, उस 3D एंगल को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस 3D एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। तो उसको याद रखना भी आसान है। तो प्लेन एंगल की सिर्फ रेडियन थी, सॉलिड एंगल की यूनिट हो जाएगी स्टेरेडियन। तो यहाँ पे उसको आप नोट कर लेंगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का सिंबल क्या हो जाएगा, छोटा एस छोटा आर, दोनों स्मॉल में बनेंगे एस आर, ठीक है। सो दैट्स स्टेरेडियन। सिमिलरली अगर आपने कोई क्यूब बनाया हुआ है, तो क्यूब में आपको जो भाई ये जो एंगल मिल रहा था यहाँ पे, है ना, इंटरनल एंगल्स जो मिलेंगे ना 3D एंगल्स, ये 3D एंगल्स कौन होंगे, ये 3D एंगल्स यहाँ पे सॉलिड एंगल्स होंगे, ठीक है ना। दे आर नॉट प्लेन एंगल्स, दे आर सॉलिड एंगल्स। आई ना बात समझ में। तो जब भी इनकी वैल्यू हम लिखेंगे, इनकी वैल्यू किस में आएगी बच्चों, इनकी वैल्यू आएगी स्टेरेडियन में। चलो आई होप ये वाली चीज़ क्लियर है। देन उसके बाद हम देखते हैं भाई एक और बेसिक चीज़ हमको जो पता होनी चाहिए, वो हमको पता होने चाहिए कि जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, हमारे मेजरमेंट बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, हमारे मेजरमेंट बहुत छोटे भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट को ईजिली एक्सप्रेस करने के लिए कुछ प्रीफिक्स सिस्टम बनाए गए कि भाई अगर आपका नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, सपोज अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपने कोई लेंथ मेजर करी और वो लेंथ कितनी है भाई, यहाँ पे 1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 मीटर, ठीक है। तो इसको लिखने में टाइम भी ज़्यादा लगा, इतनी ज़्यादा स्पेस लग रही है, किसी को रीड करना भी यहाँ पे कठिन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स सिस्टम बनाए गए, कुछ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स सिस्टम बनाए गए, है ना, जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसको ईजी वे में एक्सप्रेस करने का तरीका निकाला गया कि जिसको कम्युनिकेट करने में, जिसको एक्सप्रेस करने में भाई आसानी हो, बताने वाले को भी और जो जानना चाह रहा है जानने वाले को भी, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ यहाँ पे क्या किए गए, प्रीफिक्स सिस्टम बनाए गए। तो वो प्रीफिक्स सिस्टम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं भाई। मैं आपको यहाँ पे और भी बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर स्टार्टिंग करें, यहाँ पे 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 क्या था बच्चों, डेका, 10 टू द पावर 1 डेका, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा सिखाऊं, व्हेन आई से 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0 तो बच्चों क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1, इसके लिए कोई भी प्रीफिक्स नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बोलेंगे 10 टू द पावर 1, तो 10 टू द पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 10 टाइम्स ऑफ समथिंग, 10 टाइम्स ऑफ समथिंग, कुछ ही यूनिट की बात हो रही है ऑब्वियसली, 10 टाइम्स। तो 10 टाइम्स अगर कोई चीज़ होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों, डेका। क्या बोल देंगे उसको हम, डेका। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 1 डेका मीटर इज 10 मीटर, ठीक है। है ना भाई। सिमिलरली 10 टू द पावर 2, हाँ भाई इसको कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट, थोड़ा जुकाम हो गया है भाई। चलो इसको अगर मैं थोड़ा अपने तरीके से बताऊं, तो व्हेन आई से 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0 मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे दोनों चलें, 10 टू द पावर 1 तो यहाँ पे 10 टू द पावर -1, यहाँ पे हम चले 10 टू द पावर 2 तो यहाँ पे चलेंगे फिर हम 10 टू द पावर -2, फिर यहाँ पे अगर हम चलेंगे 10 टू द पावर 3 तो यहाँ पे 10 टू द पावर -3, और यहाँ पे 10 टू द पावर 6 तो यहाँ पे 10 टू द पावर -6, फिर यहाँ पे 10 टू द पावर 9 तो यहाँ पे 10 टू द पावर -9, यहाँ पे 10 टू द पावर 12 तो यहाँ पे 10 टू द पावर -12, और आखिरी में एक हम देख लेते हैं 10 टू द पावर 15 तो यहाँ पे 10 टू द पावर -15, ठीक है ना। तो इन सब के लिए क्या किया गया, इन सब के लिए कुछ ना कुछ प्रीफिक्स बनाए गए कि जब किसी मेजरमेंट में हमें उस क्वांटिटी को, जब किसी क्वांटिटी को आपने मेजर किया और उसमें आपको क्या मिल रहे हैं भाई, बहुत सारे जीरोस मिल रहे हैं, या फिर एकदम क्या होता जा रहा है 100th पार्ट, 1000th पार्ट, है ना, मिलियंथ पार्ट, बिलियंथ पार्ट, ट्रिलियंथ पार्ट, है ना, तब उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाए, है ना, तब वहाँ पे हम 10 टू द पावर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एनीथिंग विच इज 10 टाइम्स ऑफ समथिंग,
10 टाइम्स ऑफ समथिंग, तो उसके लिए हमने जो प्रीफिक्स बनाया वो हमने बनाया डेका। वो हमने क्या बनाया? डेका। और डेका का सिंबल क्या रखा? डेका का सिंबल रखा हमने यहाँ पे, डेका का सिंबल हम लोग रखेंगे यहाँ पे कैपिटल डी, ठीक है ना। तो व्हेन आई से डेकामीटर, तो डेकामीटर का मतलब क्या हो जाएगा? डेकामीटर का मतलब हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, ठीक है। तो यूजुअली आपने डेकामीटर सुना होगा, बट व्हेन आई से 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा? 100 टाइम्स ऑफ समथिंग। तो 100 टाइम्स ऑफ समथिंग, इसके लिए जो प्रीफिक्स बनाया गया वो बनाया गया हेक्टो। तो हेक्टो के लिए कैपिटल एच, ठीक है ना। तो कैपिटल एच, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हेक्टोमीटर। तो आपको बोलना है 100 मीटर या 100 टाइम्स ऑफ 1 मीटर, उसके लिए एक प्रीफिक्स हमने क्या बना लिया? हेक्टोमीटर। सो व्हेन यू से 10 हेक्टोमीटर, तो अपने आप में क्लियर है कि भाई 10 हेक्टो, हेक्टो मतलब क्या हो गया वहाँ पे? 100, ठीक है। 100 टाइम्स हमें वैसे भी करना है। व्हेन आई से 10 टू द पावर 3, तो यहाँ पे 1000 टाइम्स हो गया, तो 1000 टाइम्स के लिए क्या बनाया गया? किलो। किलो, किलो को यहाँ पे भाई छोटा के भी लिख सकते हैं या कैपिटल के भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे इन तीनों पे नीचे भी आते हैं, तो 1/10 ऑफ एनीथिंग, मैंने बोला 1/10 पार्ट, तो इसको हमने क्या बोला बच्चों? इसको नाम दिया हमने डेसी। ये भी आपने मोस्टली किस में सुना होगा? लेंथ के मेजरमेंट में सुना होगा। सो व्हेन आई से डेसीमीटर, इसका मतलब 1 मीटर का 1/10 पार्ट। तो 1/10 ऑफ अ क्वांटिटी विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ डेसी ऑफ दैट क्वांटिटी, ठीक है। तो 10 टू द पावर -2 दैट विल बी 1/100th पार्ट। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चों सेंटी, ठीक है, सेंटी, छोटा सी। तो ये भी आप लोगों ने बच्चों सबसे ज़्यादा किस में सुना है? लेंथ के ही मेजरमेंट में सुना है, सेंटीमीटर। तो जब आप कहते हो ना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है? यू आर टॉकिंग अबाउट 100th पार्ट ऑफ 1 मीटर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको छोटे से में बताना है, छोटे से में एक्सप्रेस करना है, सो दैट विल बी नोन एज अ सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटी। सिमिलरली 1/1000th पार्ट ऑफ एनीथिंग, दैट इज मिली, दैट इज मिली। तो मिली के लिए यहाँ पे स्मॉल m बनेगा। तो भैया देखते जाओ यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलो, और यहाँ पे कौन है? डेसी, सेंटी, मिली, ठीक है ना। तो ये तो आपको बेसिकली याद होनी ही चाहिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास थोड़े और ज़्यादा जीरोज आ जाएंगे, उतने सारे जीरोज अभी मैं बनाऊंगा नहीं, आप लोग अपनी कॉपी में बना सकते हैं। सो व्हेन आई से 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6 मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है? 1 के आगे 6 जीरो लगा देने हैं। तो 10 टू द पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा? दैट विल बी नोन एज मेगा, दैट विल बी नोन एज मेगा। तो कैपिटल M, तो आपने मोस्टली कहाँ पे सुना होगा मेगा वाला टर्म? आपने पावर में सुना होगा, मेगा वॉट, ठीक है ना। पावर क्या होती है? किसमें? मेगा वॉट में एक्सप्रेस होती है, तो मेगा वॉट। सिमिलरली वी हैव 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 9 यहाँ पे बच्चा हो जाएगा गीगा। तो ये भी आप लोगों ने पावर में सुना होगा, गीगा वॉट, ठीक है ना। नॉट ओनली इन पावर, आपने यहाँ पे जो हमारी मेमोरी होती है बिट्स या बाइट्स में, आपने उसमें भी सुना होगा। तो किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, है ना। तो यहाँ पे भी आपने इसको यूज़ किया है। सिमिलरली जब मैं बोलूँगा 10 टू द पावर -6, है ना, 1 अपॉन, यहाँ पे क्या हो गया? 10 की पावर 6 पार्ट, तो मिलियंथ पार्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट्स माइक्रो। ये क्या हो जाएगा? माइक्रो। और माइक्रो का सिंबल क्या बनेगा? म्यू। सिमिलरली 10 टू द पावर -9 की जब बात होगी बच्चों, ये क्या बन जाएगा? नैनो। नैनो के लिए क्या बनेगा? स्मॉल n बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 टू द पावर 9 तक एक बार याद करेंगे सभी लोग। तो हमारे पास कौन है? डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, और यहाँ पे कौन है? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो। सिमिलरली थोड़ा और ऊपर जाए भाई, 10 टू द पावर 12 पे आ गए। अब यहाँ पे कहाँ पर आ गए? 10 टू द पावर -12 पे आ गए। तो अब यहाँ पे कैसे याद करेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? टेरा। ये क्या हो जाएगा? टेरा। तो कैपिटल टी। तो ये भी आपने भाई, आजकल तो मोबाइल्स में भी जो मेमोरी हो रही है वो टीबीज़ में आ रही है। हार्ड डिस्क की मेमोरी आपने सुना होगा टेराबाइट में होती है। तो ये टेरा, 10 टू द पावर 12, ठीक है। ये तो उसके लिए प्रीफिक्स बना दिया 10 टू द पावर 12 के लिए, है ना। 10 टू द पावर -12, लेकिन यहाँ पे कौन हो जाएगा भाई? पीको। तो ये हो जाएगा पीको, छोटा पी। नाउ लास्ट वन इज 10 टू द पावर 15। देखो इसके आगे भी होते हैं, 10 टू द पावर 18 पे भी जा सकते हैं, 10 टू द पावर 21 पे भी जा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, हमारे सिलेबस में जो चीज़ें हैं फिलहाल, उनका स्कोप 10 टू द पावर +15 से 10 टू द पावर -15 की रेंज तक है। तो इतना तो हमें याद होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ तक ही देखेंगे अभी। तो 10 टू द पावर जो 15 है, प्लस का 15, ये क्या बन जाएगा? टेरा के बाद ये बन जाएगा पेटा, कैपिटल पी। फिर और भी होता है भाई, एक्सा,
फिर वो एक्सो, योटो, जोटा, ये सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। वो आप लोग हायर क्लासेस में और भी पढ़ेंगे, आपको तब मैं पढ़ाऊँगा। 10⁻⁻15 यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चों फेमटो। 10⁻⁻15 ये हो जाएगा फेमटो। फेमटो के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल f हमारे पास यहाँ पे सिंबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये टेबल आप लोग याद रखेंगे। एंड देन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर जैसे हमें कुछ कन्वर्जन करना हो, ठीक है ना, कई बार हमको दिया जाता है सोचते ना एकदम सिंपल चीज़ पूछूं मैं आपसे, एकदम आसान चीज़। अगर मैंने आपसे पूछा कि बताओ 1 मिली सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड हैं, 1 मिली सेकेंड में कितने नैनो सेकेंड है, तो ये कन्वर्जन्स हमको करना आना चाहिए, है ना। तो एकदम भाई देखो, ये तो अगर आपको कैलकुलेशंस पे कमांड है, आप अपने मन में भी कर सकते हो भाई, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ इजी मेथड बता रहा हूँ बिगनर्स के लिए भाई, जिन्होंने कैलकुलेशन अभी अभी सीख रहे हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो भाई, आप लोग याद रखो, आपको मिली सेकेंड को ही तो कन्वर्ट करना है ना नैनो सेकेंड में। मतलब यहाँ पे फिर से वही n1u1 बराबर n2u2, तो यहाँ पे यूनिट चेंज हो रही है बस, ठीक है ना, लेकिन आपके पास क्वांटिटी उतनी ही है। तो आप मिली से नैनो में जा रहे हो, है ना। मिली तो भाई ऑलरेडी छोटा है, नैनो और भी छोटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ क्या होगा वो देखते हैं फिर। तो 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड का मतलब क्या है, 1 मिली सेकेंड इटसेल्फ इज 10⁻³ सेकेंड, आया ना, ठीक है ना, 10⁻³ सेकेंड। अब आपको कन्वर्ट किस में करना है, आपको कन्वर्ट करना है नैनो सेकेंड में। तो आपको याद होना चाहिए कि नैनो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 10⁻³ तो ऑलरेडी है आपके पास है फिगर, आपको इसको नैनो में कन्वर्ट करना है। मतलब आपको इसको नैनो से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करना पड़ेगा, जिससे कि क्वांटिटी सेम रहे, क्वांटिटी ऑल्टर ना हो, ठीक है ना। तो नैनो से ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, नैनो से ही डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सेकेंड। अब यहाँ पे बच्चों देखो आप, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि ये ऊपर जो 10⁻⁹ है ना, ये इसके साथ एसोसिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नैनो सेकेंड, है ना। ये 10⁻⁹ आपको यहाँ पे कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है, ये आप यहाँ पे नैनो के प्रीफिक्स के लिए लेकर आए हो, आई ना बात समझ। तो ये तो नैनो बन जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे डिवाइड के लिए किसको यूज करेंगे या कैलकुलेशन के लिए किसको यूज करेंगे, 10⁻⁹ को ही यूज करेंगे। तो एक आपको बेसिकली ये मिल गया कि भाई 10⁻³ अपॉन 10⁻⁹ इज नैनो सेकेंड में इतना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ज़रा, 10⁻⁹ को ऊपर भेज दो, है ना, कितना हो गया ये आपका हो जाएगा 10⁻⁶ नैनो सेकेंड, 10⁻⁶ नैनो सेकेंड। तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई यहाँ पे आप मिली से नैनो में गए, आप बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में गए, तो यूनिट छोटी हुई तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया, है ना। इसी का उल्टा अगर हम करते, इसी का अगर हम रिवर्स करते, अगर हम कुछ ऐसा करते, अगर हम करते कि मैं आपको बोलूं कि बताइए कि 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम है, 1 मिलीग्राम में कितने किलोग्राम है। तो अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हो, तो यूनिट बड़ी हो रही है तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल बिकम स्मॉलर, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करने का तरीका वही, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको पता है कि क्वांटिटी है 1 मिलीग्राम, अब मिलीग्राम को मिलीग्राम ही रखना है, बस उसको केजी में एक्सप्रेस करना है, आई ना बात समझ। तो 1 मिलीग्राम, पहले उसका मीनिंग लिखो, 1 मिलीग्राम इज 10⁻³ ग्राम, हाँ है ना। मिली का मतलब क्या है, 10⁻³ है। अब यहाँ पे आपको इसे कन्वर्ट किस में करना है, केजी में। तो केजी मतलब यहाँ पे जो के है, के का मतलब किलो हुआ। अब यहाँ पे किलो वाले फैक्टर का मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय किलो, यहाँ पे क्या कौन हो जाएगा 10⁻³ अपॉन यहाँ पे फिर से ये 10⁻³ आई ना बात समझ, ठीक है। और टाइम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे ग्राम। फिर से वही बात जो मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर में आपके पास यहाँ पे आप जो लेकर आए हो ना, वो प्रीफिक्स बनाने के लिए लेकर आए हो, जो फैक्टर लेकर आए हो। तो 10⁻³ को कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करेंगे, उसे प्रीफिक्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये 10⁻³ अपॉन 10⁻³ किलोग्राम। अब इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या बन जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ किलोग्राम। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 10⁻⁻6 किलोग्राम, है ना। हमारा आंसर कितना आ गया 10⁻⁻6 किलोग्राम। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था 10⁻6 नैनो सेकेंड। तो आप दोनों में एक अंतर देखो आप जरा, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में गए थे, तो मैग्नीट्यूड बढ़ गया था, 10⁻6 आया है।
बढ़ गया है ना, बड़ा मैग्नीट्यूड आया है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आप छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में गए, मिली से किलो में गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड एकदम ड्रॉप हो गया, कितना आ गया, 10⁻⁻⁶ आ गया। ठीक है ना भाई। तो ऐसे आप मन से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो और आप इसको सॉल्व करो। तो ये बेसिक कैलकुलेशन हमको अगर आती है तो फिजिक्स हमको बड़ी आसान लगने वाली है। ठीक है भाई। तो अगले लेक्चर में हम हमारे नए कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, फिर से थोड़ा सा मैथ्स की तरफ चलेंगे। हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसके लिए थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सीखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग हमारा मोशन चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। मोशन चैप्टर के लिए बेसिक आपका धीरे धीरे स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है ना भाई। तो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलो भाई, तो फिर अब यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। आप तो 9th-10th के बच्चे हो, है ना। 10th वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई डेफिनेट सक्सेस क्लासेस आप लोगों के लिए भाई लेकर आया है एक ऑनलाइन प्रोग्राम फोकस प्लस, स्पेशली फॉर नीट एस्पिरेंट्स, है ना। तो आपके पहचान के जो भी भैया दीदी हैं, आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, आप उन लोगों को बता सकते हैं कि डेफिनेट सक्सेस क्लासेस, जो कि भाई मध्य प्रदेश का जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है नीट के लिए, हर बार इतने सारे मेडिकल में सिलेक्शंस होते हैं, इस बार भी 116 सिलेक्शंस MBBS में डेफिनेट सक्सेस क्लासेस ने दिए हैं बच्चों, है ना। तो अभी तक तो सिर्फ ऑफलाइन था, अब लेकिन बच्चों ऑनलाइन भी सेम क्लासेस, वही मेंटर्स, वही डायरेक्टर्स आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना। तो जो हमारा प्रोग्राम है फोकस प्लस, आप देख रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे ना क्या फीचर्स हम लोगों ने रखे हुए हैं। बैच साइज लिमिटेड रहेगा, बहुत सारी भीड़ नहीं है। ठीक है ना। आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगे, डेली डाउट सेशन होंगे, और नीट का जो पैटर्न होता है उसी के बेसिस पे आपकी टेस्टिंग होगी। ठीक है। आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कुरियर के थ्रू मिलेगा, और आप फैकल्टीज़ के साथ डायरेक्टली चैट कर सकते हैं, अपने डाउट्स उन तक पहुंचा सकते हैं, फैकल्टी आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो बच्चों बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम डेफिनेट सक्सेस क्लासेस आपके लिए लेकर आ रहा है। तो अपने पहचान वालों को ज़रूर ये शेयर कीजिए और उनको बताइए भाई कि अब वो इसका फैसिलिटी का यहाँ पे भी लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग, तब तक आप लोग बने रहिए आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। थैंक यू।